हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया ही होंगे। हम कर रहे हैं व्यवसाय अध्ययन और इसके अंदर अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर टोटल हमारे 7 लेक्चर लग गए। अब हम आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 8 के अंदर, और इस चैप्टर का नाम है प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इसीलिए आप इस लेक्चर को ध्यान से मेरी बातों को सुने, इस लेक्चर को पूरा देखें। आपका ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आप 11th से 12th में आए हैं, यानी कि अभी आप 12th में जस्ट आए हैं और 12th की स्टडी कर रहे हैं घर बैठे, तो वेरी गुड। और आप इन चैप्टर्स को, पूरे लेक्चर्स को ध्यान से देखें, आगे आपके बहुत काम आएंगे। और अभी व्यवसाय अध्ययन का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो भी आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें। क्यों, उसकी वजह मैं अभी आपको बताता हूं। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बिजनेस के अंदर, है ना। तो उस कंपटीशन के अंदर बिजनेस को अगर सक्सेस करना है, आप बनाए रखना चाहते हो, तो वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आती है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को कैसे करें, है ना, प्रबंध कैसे करें व्यवसाय के अंदर, उसके बने हुए हैं कुछ सिद्धांत, जिन्हें बोलते हैं प्रबंध के सिद्धांत। इन सिद्धांतों, इन प्रिंसिपल के द्वारा ही बिजनेस का मैनेजमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने इस चैप्टर में आते हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फ्योल प्रोफेसर हैं, उन्होंने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए हैं? टोटल 14 सिद्धांत दिए हैं प्रबंध के। वो आपके सामने मैंने लिख रखे हैं। अगर आपके 12th आप लगभग कर चुके हैं, बस एग्जाम बाकी है आपका, तो आपको ये 14 पॉइंट पूरे के पूरे याद होंगे। लेकिन आपको प्रॉब्लम जो आएगी वो मैं बता देता हूँ। आपको हो सकता है, आप में से काफ़ी सारे बच्चों को ये समस्या है कि पॉइंट्स तो याद है, लेकिन इनके अंदर क्या लिखना है, मेन चीज़ क्या है जो हम लिखे इसके अंदर। रटे कितना, रट नहीं सकते आप ज़्यादा। तो वो अगर आपको जानना है तो इस लेक्चर को ध्यान से सुने। 100% आप जो है बिना रटे लिख पाएंगे इन सारे पॉइंट्स के अंदर। इसलिए आपको बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना होगा। ओके, तो हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला है कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। अब कार्य के विभाजन के अंदर आपको क्या लिखना है? कार्य के विभाजन के अंदर आपको ये लिखना है, सबसे पहले एक वर्ड लिखना है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण क्या लिखना है? विशिष्टीकरण। अब विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है? विशिष्टीकरण का मतलब होता है कार्य का विभाजन विशिष्टीकरण के आधार पर किया जाना चाहिए। विशिष्टीकरण के आधार पर कैसे? कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करने के योग्य है उसे वही कार्य दिया जाए। जैसे प्रबंधक, 3 तरह के प्रबंधक होते हैं ना, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंधक। तो प्रबंधक केवल अपना काम करे, मैनेजमेंट का काम करे, और कर्मचारी केवल अपना काम करे जो उनको दिया गया है। ये एक दूसरे के काम में सामंजस्य स्थापित करके रखें, यानी कि योग्य व्यक्ति के अनुसार उसको कार्य को सौंपना विशिष्टीकरण कहलाता है। तो कार्य का विभाजन विशिष्टीकरण के आधार पर होना चाहिए। जिस व्यक्ति को जो कार्य अच्छे से करना आता है उसे वो कार्य दिया जाना चाहिए, यही होता है कार्य का विभाजन। जिस व्यक्ति को जो कार्य करना आता ही नहीं उसे वो कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। ओके, तो ये कार्य के विभाजन में आपको लिखना है। फिर है अधिकार एवं उत्तरदायित्व, राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकार एवं उत्तरदायित्व में आपको क्या लिखना है? तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट को देखना है, उत्तरदायित्व को। यहां से देखोगे तो आपको याद आएगा कि लिखना क्या है। इसमें क्या लिखना है कि प्रत्येक व्यक्ति को जब कार्य सौंपा जाता है तो उस कार्य से संबंधित उसे उत्तरदायित्व भी दिए जाते हैं, है ना, कि भाई ये तुमको काम करना है, तो उस काम के प्रति उत्तरदायित्व भी उस व्यक्ति को दे दिए जाते हैं। ठीक है, आपने उस व्यक्ति को, अपने कर्मचारी को कार्य भी दे दिया और उससे संबंधित सारे उत्तरदायित्व भी उसके ही हैं कि उसको वो कार्य कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को अधिकार नहीं दे रहे हैं, उस कार्य से संबंधित केवल उत्तरदायित्व दे रहे हैं, तो वह व्यक्ति कभी भी उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो करना क्या है, आप जब भी किसी व्यक्ति को कोई कार्य दें तो उस कार्य के उत्तरदायित्व के साथ साथ उस कार्य से संबंधित अधिकार भी दिए जाने चाहिए,
है ना। किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपे तो उत्तरदायित्व के साथ साथ उस कार्य से संबंधित अधिकार भी उस व्यक्ति को दिए जाने चाहिए, यानी कि उत्तरदायित्व और अधिकार में समानता रखनी है। कार्य के साथ साथ ये दोनों भी उसको सौंप दे, जिससे वो उस कार्य को अच्छे से कर पाएगा। ओके, ठीक, ये हो गया आपका अधिकार है उत्तरदायित्व। फिर है अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन को किसी भी व्यापार के अंदर बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसे अनुशासनात्मक जो है आपको अनुबंध करने चाहिए, एग्रीमेंट करनी चाहिए। जैसे आप किसी भी कर्मचारी के साथ व्यापार काम करता है, व्यापार बिजनेस है ना, वो बिजनेस जो है, संगठन जो है, जब किसी कर्मचारी को अपने यहाँ भर्ती करता है तो उनके बीच में एक अनुबंध होना बहुत ज़रूरी है, एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वह अनुबंध, हमारे एग्रीमेंट हमारे काम आ सके। और इसके साथ ही अगर वह अनुशासन को तोड़े तो उस पर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके लिए दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए, यानी कि पेनल्टी, जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। ओके, तो इससे अनुशासन हमेशा बना रहेगा। फिर आते हैं 2 पॉइंट जो एक जैसे आपको लगते हैं, लेकिन ये दोनों एक जैसे है नहीं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हो सकता है ये 2 पॉइंट ही पूछ ले। दोनों पॉइंट एक जैसे लगते हैं लेकिन एक जैसे नहीं है, इसलिए अभी जो मैं बोलूँगा आपको ध्यान से सुनना है। पहला है आदेश की एकता। आदेश की एकता, आदेश कोई देता है ना, ऑर्डर। तो आदेश की एकता में क्या है कि किसी भी कर्मचारी को आदेश केवल एक प्रबंधक से ही प्राप्त होने चाहिए, है ना। जैसे किसी व्यक्ति को एक काम दे दिया अपन ने, तो उस काम का आदेश जो है केवल एक ही उसका ऊपर व उससे ऊपर जो व्यक्ति है, जो उसका मैनेजर है, वो उस कर्मचारी को केवल आदेश दे। अगर उसको आदेश अलग अलग कई लोग, कई अधिकारी देने लग गए तो वो अपने काम को कभी भी सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रत्येक अधिकारी का आदेश अलग होगा, भिन्न होगा, जिसकी वजह से वो कर्मचारी कंफ्यूज होकर रह जाएगा और वह कभी भी काम अच्छे से और टाइम पे नहीं कर पाएगा। तो एक व्यक्ति को एक काम के लिए केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए, अलग अलग अधिकारियों से नहीं। आ गया समझ में? तो अब समझिए निर्देश की एकता। निर्देश की एकता आदेश की एकता से बिल्कुल अलग है। निर्देश की एकता क्या है? निर्देश का मतलब होता है निर्देशन, डायरेक्शन। जैसे एक कार्य है ना, अब वैसे सारे कार्य ढूंढ लो जिनका उद्देश्य समान हो। ऐसे सारे कार्य जिनका उद्देश्य क्या हो? समान हो। ऐसे सारे कार्य आप लेके आ जाओ और उन सब कार्यों का उद्देश्य समान है, तो अब उन कार्यों को एक ही व्यक्ति को दे दो और उसके लिए एक ही पॉलिसी बना लो। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ निर्देशन की एकता का। जैसे आपको आपके घर से, मान लेते हैं आप किसी सिटी में रहते हो या गांव में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपको आपके जहां आप रहते हैं वहां से 10 किलोमीटर दूर जाना है। वहां जाने के 6-7 रास्ते हैं, ठीक। अब वहां पर आपकी मान लेते हैं फैमिली में से सबको जाना है ना। तो अब क्या करें? एक तरीका तो है सब अलग अलग निकल पड़े, सब अलग अलग जाए। कोई किसी रास्ते जा रहा है, कोई किसी रास्ते जा रहा है, कोई किसी रास्ते जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई टैक्सी में जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है। सब अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन सबको पहुंचना कहाँ है? वहाँ 10 किलोमीटर दूर जो एक एरिया है वहाँ पहुँचना है आपको। तो ये निर्देश की एकता नहीं हुई। निर्देश की एकता ये है कि आप सबको एक ही जगह जाना है, आपका उद्देश्य समान है, तो आप सब मिल जाएं और मिलकर किसी एक बस वगैरह को कर लें और साथ में मिलकर एक ही रूट से एक साथ वहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि आपका उद्देश्य समान है। एक ही नीति अपनानी है फिर आपको। तो ऐसे सारे कार्य जिनका उद्देश्य समान हो, उन कार्यों को एक ही व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए और उनके लिए एक ही पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, एक ही नीति बनाई जानी चाहिए। ये थी निर्देश की एकता। ओके, नेक्स्ट है 6th, सामूहिक हित के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। व्यापार के अंदर 2 तरह के हित होते हैं। एक तो है सामूहिक हित,
व्यापार जो होता है वो हमेशा सामूहिक हित के ऊपर चलता है, सबका भला हो। बिजनेस के जुड़े जितने भी व्यापार के साथ लोग जुड़े हुए हैं उन सबका भला हो, उन सबका हित देखा जाता है। और एक सब अपना अपना हित देखते हैं, प्रबंधक अपना हित देखता है, कर्मचारी अपना हित देखता है, मालिक अपना हित देखता है, एम्प्लॉय अपना हित देखता है, वर्कर अपना हित देखता है, सब अपना हित देखें, है ना। तो वहां पर जब भी सामूहिक हित और व्यक्तिगत हित के बीच में टकराव हो तो उस टाइम व्यक्तिगत हित को त्याग देना चाहिए, सामूहिक हित को ही अपनाना चाहिए, सामूहिक हित पर ध्यान देना चाहिए। इससे आपका व्यापार हमेशा ग्रो करेगा। ओके, फिर है कर्मचारियों को पारिश्रमिक। कर्मचारियों को हमेशा उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। उनको वित्तीय और अवित्तीय, पैसों में या पैसों के अलावा ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे वे हमेशा संतुष्ट रहें और व्यापार के साथ जुड़े रहें। ओके, नेक्स्ट है आपका केंद्रीयकरण। ये अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है केंद्रीयकरण, एक होता है विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण का मतलब होता है कि सारे अधिकार अपने पास रखना, और विकेंद्रीयकरण का मतलब होता है कि सारे अधिकार अपने पास नहीं रखना, कुछ अधिकार दूसरे लोगों, अधिकारियों को सौंपना, है ना। तो एक तो होता है कि व्यापार का जो मालिक है वो सारे अधिकार अपने पास रखता है, उसको केंद्रीयकरण बोलते हैं। इससे क्या होगा कि कुछ भी काम करना होगा तो जब तक बॉस से पूछेंगे नहीं, मालिक से पूछेंगे नहीं, तब तक वो कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि उस कार्य से रिलेटेड सारे अधिकार उनके पास हैं। तो उस बॉस के बिना कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। ओके, और विकेंद्रीकरण में क्या होता है, जरूरी नहीं है मालिक को ही पूछना, मालिक ने अपने कुछ अधिकार अन्य लोगों को भी दे रखे हैं, तो उनके माध्यम से भी कार्य करवाया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका व्यापार का आकार कितना है। अगर आपका व्यापार बहुत बड़ा है तो आप विकेंद्रीकरण अपनाएं। जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनी हैं उन सबों ने विकेंद्रीकरण अपना रखा है। विकेंद्रीकरण मतलब अपने अधिकारों को दूसरे लोगों को सौंप रखा है, और जो छोटे व्यापार होते हैं उनमें हमेशा केंद्रीकरण अपनाया जाता है। ओके, अच्छा, अगला है पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी। 3 तरह के अधिकारी थे, मैंने आपको बताया था, उच्च अधिकारी, मध्य अधिकारी और निम्न अधिकारी। उनके बीच में कम्युनिकेशन का एक चैनल होना चाहिए। अगर उच्च अधिकारियों को आदेश कर्मचारियों तक पहुंचाना है तो वो किस प्रकार पहुंचा जाएगा, वो आपको वहां पर एक चैनल क्रिएट करना पड़ेगा, संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का। अगर कर्मचारियों को शिकायत करनी है तो कैसे, सुझाव देने हैं तो कैसे, किसी समस्या का समाधान बताना है तो कैसे, वो कम्युनिकेशन का चैनल एक डिसाइड हो जाना चाहिए, जिससे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, व्यापार में समन्वय बना रहेगा, सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। फिर है व्यवस्था। व्यवसाय के अंदर जो है व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होती है। व्यवस्था का मतलब वही है, बिल्कुल सिंपल है, कि एक वस्तु का जो स्थान है वो निश्चित होना चाहिए। पहली बात कि वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, और वह वस्तु उसी स्थान पर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके गाड़ी की चाबी, आप जब भी घर जाते हैं अगर उसका स्थान तय है और आप उस स्थान पर उसको रखते हैं तो हमेशा व्यवस्था बनी रहेगी, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाबी आपको हमेशा वहीं मिलेगी। तो वही व्यवस्था, एक वस्तु के लिए एक स्थान होना चाहिए और वह वस्तु अपने स्थान पर होनी चाहिए। एक व्यक्ति के लिए एक स्थान होना चाहिए और समय पर व्यक्ति अपने स्थान पर होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बना के रखना जरूरी होता है, इसको ही बोलते हैं व्यवस्था। फिर है समता। समता का मतलब यहाँ पर दयालुता से है, सबके साथ सम का मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, भेदभाव नहीं करना। जैसे एक कर्मचारी ने गलती करी तो उसके ऊपर 10,000 की पेनल्टी लगा दी, एक कर्मचारी ने गलती करी तो उसको माफ कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम गलती है, सेम पेनल्टी होनी चाहिए, वहां पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, फिर है कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता। इस पॉइंट को आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। कार्यकाल की स्थिरता का मतलब होता है एक कर्मचारी को एक काम कुछ निश्चित समय तक दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको एक दिन ये काम दे दिया, दूसरे दिन दूसरा काम दे दिया, तीसरे दिन तीसरा काम दे दिया, उसको टिका ही नहीं रहे वो आप एक काम पे, तो वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो एक कर्मचारी को एक निश्चित काम जो है कुछ समय के लिए ज़रूर दिया जाना चाहिए, निश्चित समय के लिए दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, उसके काम में स्थिरता आएगी,
वो उस काम में परफेक्ट हो जाएगा और इसका लाभ व्यापार को मिलेगा। ओके, फिर है प्रेरणा। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभिप्रेरण बोलते हैं अपने व्यवसाय अध्ययन के अंदर मोटिवेशन को, तो अभिप्रेरण बहुत ज़रूरी है। प्रबंधकों का ये कर्तव्य है कि वो समय समय पर अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करें, उनके मध्य जाएं, उनके बीच जाएं, उनके साथ जो व्यक्तिगत संबंध स्थापित करें ताकि वे हमेशा काम में लगे रहें। अगला है सहयोग की भावना। एकता ही शक्ति है। सहयोग की भावना में आपको लिखना है एकता ही क्या है? एकता ही शक्ति है। बिल्कुल, एकता ही शक्ति है। एकता शक्ति कैसे है? सहयोग करें एक दूसरे का, सारे कर्मचारी एक दूसरे का सहयोग करें, प्रबंधक एक दूसरे का सहयोग करें, तो हमेशा संगठन एक रहेगा और उससे वह बहुत ज़्यादा विकास करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पर समन्वय स्थापित करना प्रबंधकों की जिम्मेदारी है। तो ये थे आपके हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत। आपने अगर मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आपको ये 14 के 14 सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो मैंने बोला है आपको एग्ज़ाम के अंदर जाके वही लिखना है। अगर आप चाहते हैं इसका बेनिफिट और भी स्टूडेंट्स को मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।